बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और किसी भी आफत के अंदर कौमों का मजाज, लीडरशिप का मजाज जो है वो समझ में आता है। मिसाल के तौर पे अगर जंग की हालत हो तो आपको फ़ौज की सुननी चाहिए। फ़ौज अगर कहे कि ब्लैकआउट करना है तो आप ये नहीं कह सकते हम नहीं करते, हम नहीं खेलेंगे। आप ऐसी बात नहीं कर सकते, आपको करना पड़ता है। अगर आपको फ़ौज ने कोई हुक्म दिया है कि कर्फ्यू है तो कर्फ्यू को ओबे करना पड़ता है। लेकिन कमाल बात है उससे एक जंग से ज़्यादा बड़ी वबा जब इस मुल्क में आई हो तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान अभी तक इस यकीन में दाखिल ही नहीं हुआ कि कोरोना कोई चीज़ है या नहीं है। कमाल बात है, सिर्फ पिछले 24 घंटों में जो आपने अतवार गुजारी है, जो आपने घर में सो के आराम से खाना खा के नाश्ते अच्छे करके अतवारी है, इस अतवार के अंदर 3000 के लगभग केसेस कोरोना के रिपोर्ट हुए हैं। हुए ज़्यादा होंगे, रिपोर्ट हुए हैं 3000। क्राइसिस पता नहीं आपकी नज़र में है कि नहीं है। तकरीबन 80 लोग कल के दिन जब आप नाश्ता अच्छा फरमा रहे थे मर गए। 88-90 के करीब लोग मर गए। ये भी आपके लिए कोई अजब बात नहीं है, अल्लाह बेहतर जानता है। 9 मई को मेरा जो ज़ाती और इस कौम का कप्तान है, उन्होंने ये फ़ैसला किया जो कि मेरे ख्याल में बिल्कुल सही फ़ैसला था और ऐसा ही मेरे कप्तान को करना चाहिए था, क्योंकि मेरे कप्तान से ज़्यादा फ़िक्र गुरबा की किसी और शख्स को नहीं हो सकती और ना किसी को होनी चाहिए। उस दिन जिस दिन ये लॉकडाउन 9 मई यानी कि ये जो आपका पिछला महीना, आज पहली तारीख है, पिछला जो महीना गुजरा है इसकी इब्तिदा के पहले हफ्ते में 9 मई को जो केसेस थे वो तकरीबन 28,000 थे। 28,000 22 करोड़ की आबादी में केसेस थे और इनमें से तकरीबन 600 के करीब लोग जो थे वो मर गए थे। चलें छोड़ दे जी, 600 लोग मर गए। मेरे कप्तान ने कहा संजीदा बात नहीं है। अब 9 से लेके पहली तक जो दिन गुजरे हैं ये तकरीबन 20 दिन गुजरे हैं। इस 20 दिनों में क्या हुआ, वो जो 28,000 थे वो 70,000 पे चले गए। डबल हो गए, वो डबल हो गए। 20 दिनों में केसेस डबल हो गए और उसके बाद अमवात जो थी वो डबल नहीं हुई, वो डबल से ज्यादा हो गई। वो 1500 मौतें हो गई और जो लोग शदीद मौत के इंतजार में वेंटिलेटर्स में बैठे हैं वो तकरीबन 550 लोग हैं। लेकिन मैं अपने कप्तान के साथ खड़ा हूं। गरीबों को भूख मिटाने के लिए जो मामला है उसके लिए कारोबार खुलने चाहिए थे, बिल्कुल खुलने चाहिए थे। मेरी इस पे कोई दो राय ही नहीं। लेकिन मैं हैरान हूं कि सईद अख्तर साहब जैसे दोस्त, ताहिर अशरफी भी इंशाल्लाह हमारे साथ होंगे, जावेद साहब भी होंगे, जावेद अकरम साहब, और नईम मीर जो कि ताजरों के रहनुमा भी हैं। डॉक्टर सईद अख्तर साहब का पहले भी ख्याल था और अब भी शायद ये ख्याल हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं लॉकडाउन को लूज डाउन करना चाहिए, स्मार्ट लॉकडाउन करना नहीं, क्या क्या करना चाहिए। हमें इनकी बातों पे पहले भी यकीन नहीं आता था और इंशाअल्लाह ताला बैसियत कौम और बैसियत उम्मत मुस्लिमा हम आज भी इनकी बातों पे यकीन नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब आपने फरमाया था कि अगले चंद महीनों में जो डेथ रेट है वो डबल हो जाएंगे। वो आपका तखमीना डॉक्टर साहब बिल्कुल गलत निकला, वो महीनों की बजाय दिनों में डबल हो गया। देखिए, थैंक यू बिलाल भाई। बात ये है कि साइंस कुछ उसूलों को फॉलो करती है और एज ए साइंटिस्ट जब हम कोई डिजीज का कर्व प्लॉट करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या प्रोजेक्शन होगी। वो प्रोजेक्शन 19 से 20 तो हो सकती है लेकिन 10 से 20 नहीं हो सकती। तो इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है और कोई डिबेट नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है कि यही होना था। इसमें कोई मतलब दो राय नहीं हो सकती। आपको याद होगा कि हम पहले भी ये बात करते रहे हैं कि डिजीज के उस कर्व पे जो अपगोइंग या अपस्ट्रोक कर्व, उसकी ट्रेजेक्टरी अपवर्ड्स है। कभी भी दुनिया में जो WHO की भी रिकमेंडेशन 6 पॉइंट रिकमेंडेशंस है उनकी, कि कभी भी आप लॉकडाउन नहीं खोलते उस स्टेज पे जब बीमारी पड़ जाएगा। मुझे अंदाजा है आप अभी सर्जरी से निकले हैं और आप शायद थके हुए हो। ये कर्व समझाइएगा, ये कर्व से क्या मुराद है? जी, तो कर्व ये होता है कि हम एक नंबर प्लॉट करते हैं कि आज 18 तारीख है, आज 10 पेशेंट्स हुए, फिर 19 को 10 हुए तो वो 20 हो गए, तो कर्व बढ़ता चला जाएगा, 30 हो गए। अगर वो 10 की जगह 5 हो जाए तो कर्व नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो कर्व का जो बढ़ना है और अच्छा, इसमें एक याद रखिए कि बीमारों की एक बेस है। फर्ज किया टोटल मुआशरे में 100 बीमार हैं, तो वो 100 जो है वो
बहुत लोगों से भी मिलेंगे तो 500 लोगों को बीमार कर देंगे, लेकिन वही तादाद जब लाखों में चली जाएगी तो जो बीमार होने की तादाद, जिसको बीमारी को फैलाएंगे, क्योंकि ये इंसान ही है और खासतौर पे ये सिम्प्टोमेटिक इंसान जिनको खुद भी नहीं पता ये बीमारी फैलेगी, तो वो फिर लाखों को नहीं, वो फिर लाखों से भी ज्यादा को फैलाएगी। तो जैसे जैसे बीमारी का बेस हमारा बढ़ता चला जाएगा, यहाँ से हमने शुरू किया, टैक्सी करते गए टेक ऑफ की स्टेज पे आ गए। अब वो जब हम कर्व हमारा जैसे जैसे बेस बढ़ती जाएगी उतनी शरह डॉक्टर साहब अभी हमारा कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है। कर्व बिल्कुल स्टीप ऊपर की तरफ जा रहा है। कर्व ऐसे नीचे भी नहीं हुआ, कर्व बिल्कुल स्टीप ऊपर, बिल्कुल वही कर्व है जो हमने इटली में और अमेरिका में देखा। और मैं एक और बात आपको यहाँ पे बता दूं कि अब जो एक्चुअल बीमारी, जो ये ईद पे, जो मैं कई जगह ये बात कह चुका हूँ, जो मैंने लोगों को मिक्स होते हुए देखा और लोगों को शॉपिंग करते हुए देखा, मुझे तो रोना आ गया देख के कि हम किस कदर गैर जिम्मेदार कौम है। क्या इसके बाद कोई ईद नहीं आनी, क्या हमने शॉपिंग नहीं करनी, क्या हमें क्या मौत आ रही है कि जो हम इस तरह घुल मिल के, यानी खबे से खवा चल रहा है, कोई मास्क नहीं पहना हुआ। देखिए मैं ये 2-3 बातें बहुत दफा कह चुका हूँ मगर वर्थ रिपीटिंग है। इस बीमारी की कोई दवा नहीं है, इस बीमारी की कोई वैक्सीन नहीं है। वाहिद इलाज इस पॉइंट इन टाइम, वाहिद इलाज पब्लिक हेल्थ मेजर्स हैं, जिसमें मास्क का पहनना, डिस्टेंसिंग करना, मिक्स ना होना, अपने आप को खुली हवा में रखना, कंटेन स्पेसेस में, इंक्रीज वायरल लोड से ना एक्सपोज होना, ये वो चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए। अगर आपने कुछ खोलना भी है चीजों को तो एक तरीके से खोलें। और अगर लोग एसओपी नहीं फॉलो करते, जैसे कि मिडिल ईस्ट में हमने देख लिया, 1000 10 हजार रियाल का और साउथ कोरिया में $2500 का जुर्माना किया गया उन लोगों के ऊपर। तो कहीं तो स्टेट की रेट आनी चाहिए बिलाल भाई। कौम के मुहाफिज तो एट द एंड ऑफ द डे माँ तो स्टेट है। तो अगर लोग खाली रिक्वेस्टों से नहीं मान रहे तो somebody has to take some action। ये हम बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं और आज से 2 से 3 हफ्ते के बाद हम उसका शाखसाना भुगतेंगे जो मेरे नजदीक इससे भी बदतर होगा जो हम आज देख रहे हैं। डॉक्टर साहब मैं 2 सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। मेरे ख्याल में पहले सवाल का तो शायद आपको जवाब नहीं देना चाहिए, आप देना चाहें तो ज़रूर दें। आपने दुनिया देखी है, आपने प्रैक्टिस की है, आपने एलीटिस्ट ऑफ द एलीटिस्ट लोगों के साथ कम्युनिकेशन की है। आपको क्यों लगता है कि आप लोगों की बात पाकिस्तान में कोई सुनता ही नहीं है? पहले आपको ना किसी, जब आप लाहौर में थे ना तब आपकी हमने सुनी, ना अब हम आपकी सुन रहे हैं। हमें प्रॉब्लम क्या है हुकूमती सतह पर? हम क्यों नहीं सुनना चाहते उन प्रोफेशनल्स की जो इस चीज़ के अंदर काबिल एहतराम लोग हैं? 2, इस वक्त हस्पतालों की सूरत हाल बताइए कि वो क्या है। जी, तो इसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। देखिए मेरा ख्याल ये है कि जब गवर्नमेंट को फैसले करती है, हम जो बात कर रहे हैं वो एक बड़ी फोकस्ड टोन डाउन प्रोफेशनल की ऐसे से बात कर रहे हैं। हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, हमारा कोई और सेकेंडरी एजेंडा नहीं है। हमारा सिर्फ एक काम है, अल्लाह ने हमें ये जिम्मेदारी दी है कि लोगों की जान बचाने में छोटा मोटा नॉलेज हमारा है वो इस्तेमाल हो जाए। लेकिन गवर्नमेंट जब इसको देखती है तो वो एक बड़े अम्ब्रेला के तहत देखती है, उसमें उन्हें और भी बहुत सारी चीज़ें, उसमें पॉलिटिकल प्रेशर, उसमें ये वो, तो वो उनका फिर मद्दे नजर बिल्कुल बदल जाता है। तो बिल्कुल एक प्योर प्रोफेशनल, जो मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट के साथ जो प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं उनको थोड़ा सा इस पे फर्म स्टैंड लेना चाहिए कि अगर ये चीज़ ठीक नहीं हो रही। और मैं जानता हूँ कि अच्छे लोग हैं और नॉलेजेबल लोग हैं, लेकिन वो क्यों असर्ट नहीं कर पा रहे, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। कमिंग बैक टू द सेकंड क्वेश्चन, देखिए हमारा सिस्टम ऑलरेडी ओवरवेल्म होना शुरू हो गया है। मुझे कराची से पेशावर तक डेली फोन्स आते हैं और लोग बता रहे हैं कि जो सिस्टम है वो ऑलरेडी सैचुरेशन के नज़दीक आ गया है। हालांकि गवर्नमेंट बार बार टीवी पे आके ये कहती है नहीं अभी तो बहुत बेड्स बाकी। गवर्नमेंट को भी जो ऊपर तक, ये मुझे इसका फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है कि वो नॉलेज फिल्टर होकर जाता है। तो अगर 10 इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें से 5 रास्ते में ज़रूरत को फिल्टर कर देंगे, तो गवर्नमेंट को जो नीचे से भी जो पिक्चर दिखाई जाती है वो बड़ी रोजी किस्म की पिक्चर दिखाई जाती है। तो इस मामले में जो जैसे हुक्मरान थे ना, ये बात डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल सही की। कल मेरे एक अजीज हैं, मेरे जानने वाले हैं, मेरे कज़न हैं, उस बच्चे को ब्लड आ रहा था खून का स्टूल के अंदर, तो उसको उसने अपने कज़न दूसरे डॉक्टर से कहा कि मैं हॉस्पिटल आ जाऊँ। उसने कहा खबरदार हॉस्पिटल आना भी, वेट करो, क्योंकि हॉस्पिटल आने की जगह नहीं है सिवाय उनके जो कि कोविड-19 के पेशेंट्स हैं। अस्पताल जो है वो ओवरलोडेड है। और मैं जिस अस्पताल की बात कर रहा हूँ वो लाहौर शहर से बड़ी दूर है, 20 किलोमीटर दूर है, और वहाँ पे वर्कलोड कम होने के बावजूद उसने कहा खबरदार हरगिज़ ना आना। पता नहीं हुकूमत शाम को अब ये 2:30 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू करेंगी वो डेटा कहां से लेते हैं। ताहिर अशरफी भाई अस्सलाम वालेकुम, आप मेरे साथ हैं। सबसे पहले तो आप दिल की अतर गहराइयों से कहें कि बिलाल कुतुब मैंने आपको किया माफ।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बिलाल कुतुब साहब, आपने कोई ऐसा काम ही नहीं किया कि मैं आपको माफ़ करूं, बल्कि ताहिर भाई, मैंने अपनी हद्दुल आपने इम्कान और पूरी कोशिश के साथ, जब मस्जिदों को लॉकडाउन करने की आवाज़ थी तो मैंने वो आवाज़ उठाई कि मस्जिदों में लोगों को नहीं जाना चाहिए। लेकिन अब मैंने जो तजर्बे में और सर्वे में देखा, अगर कहीं प्रोटोकॉल ओबे हो रहा है तो वो मदीने के हरम से लेके पाकिस्तान की मसाजिद में ही हो रहा है। मैं नहीं कह रहा सब में हो रहा है, लेकिन अगर कहीं एसओपी हो रहा है तो वो अनारकली में नहीं हो रहा, वो सदर बाजार में नहीं हो रहा, वो कहीं पैनोरामा सेंटर में नहीं हो रहा, वो मसाजिद में ही हो रहा है। जिनको हमने जितना क्रिटिसाइज किया वो उन्होंने उतना ही हमारे मुंह पे तमाचा मारा और वो उतना ही कामयाब रहे। इसकी माफ़ी है, यकीन कीजिए। कमाल बात है, जो मस्जिद में आता है तो आम पाकिस्तानी है ना ताहिर भाई, और जो अनारकली में जा रहा है वो भी तो आम पाकिस्तानी है ना। ये मस्जिद में और अनारकली बाजार में मैं कैसे समझूं कि एक ही अवाम नहीं है, वहां पे वो प्रोटोकॉल फॉलो करता है, वहां पे वो नहीं करता। क्यों नहीं करता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बिलाल भाई, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ कि आपने मैं समझता हूँ कि उस वक़्त भी हमारी जो आवाज़ थी मुश्तरका आवाज़ थी, और ये नहीं है कि हमारा भी यही ख्याल था, लेकिन हम ये कह रहे थे कि जब आप बाकी जगहों को खोल रहे हैं और SOPs आप बता रहे हैं ना, मुझे तो नहीं पता, मैं तो डॉक्टर साहब से पूछूंगा कि एहतियाती तदाबीर क्या है इस बीमारी से बचने के लिए। कोई दीन की बात हो तो मैं दीन का तालिब इल्म हूँ, मुमकिन है ख़ुद या किसी से पूछ के कर लूँ, लेकिन जब मेडिकल या सेहत की बात आएगी तो मैं डॉक्टर से पूछूंगा। हमें डॉक्टर साहिबान ने कहा कि जी ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लें, मसाजिद खोल लें। हमने अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये नहीं कहता, मैंने हमेशा ये कहा कि 100%, लेकिन 70% हमने अमल किया। एक मास्क का मसला जो सबसे बड़ा मसला बनाया हुआ है, मैंने कल भी अर्ज़ किया, भाई वो मास्क मिलेगा कहाँ से? जो 100 रुपए का था वो 500 का है। गरीब आदमी जिसके पास पहले ही रोटी नहीं, जिसके पास पहले मजदूरी नहीं, जिसके पास पहले रोजगार नहीं, मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। 100 रुपए वाला 500 का भाईजान, ये जो N95 है ये 2,500 से 3,000 रुपए का है इस वक्त पाकिस्तान में। बिलाल भाई, मैं एक मिसाल दे रहा हूं। अब जहां तक बात है कि कौम क्यों, यही कौम है जो मोटरवे पे जाती है तो मोटरवे के कानून पे अमल करती है, लेकिन जब लाहौर मार रोड पे होती है तो नहीं अमल करती। वजह क्या है कि मोटरवे पे उन्हें यकीन है कि जो मोटरवे पे खड़ा हुआ आदमी पुलिस वाला है ना, वो चालान करेगा, वो रिश्वत नहीं लेगा, वो सिफारिश नहीं मानेगा। इसी तरह जब वो मस्जिद में आ रहे हैं तो मस्जिद का निज़ाम, मस्जिद कमेटियों ने, इमाम ने, खतीब ने इतना ज़बरदस्त बनाया है कि उनको पता है कि भाई 3 फुट पे खड़ा होना पड़ेगा, घर से वज़ू करके आना पड़ेगा, मुसल्ला लेके आना पड़ेगा, वगरना वो इमाम साहब और इंतज़ामिया कहेगी भाई मेहरबानी करो अपने घर चले जाओ। अब हमारे ताजर भाई बिल्कुल ठीक कहते हैं कि जी क्या करें, भूख और अफलास और बुरा हाल है, लेकिन क्या हमारी रियासत और हमारी हुकूमत ये नहीं कर सकती थी कि इनके साथ बैठ के निज़ाम वज़ा करती कि जहां से दाखिल होना है, जहां से निकलना है? भाई, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। जावेद भाई मेरे साथ है, जावेद अकरम साहब। लेकिन मेरा सवाल जो है वो नईम मीर से जावेद साहब के बाद ये होगा कि अगर मसाजिद की कमेटियां जो है वो SOPs को ऑपरेट करवा सकती हैं, तो मार्केटों को भी तो अपनी कमेटियां होती हैं ना, वो क्यों नहीं करवा सकी? और ये जो रेशो ऑफ डेथ है ये इतना ज़्यादा हो गया। जावेद भाई बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ हैं। हुजूर ये तो फरमाइए पहले कि वो जो वैक्सीन वाला सिलसिला था पाकिस्तान में, वो कहां तक पहुंचा अभी? जी जावेद साहब, जावेद अकरम साहब, आपको आवाज आ रही मेरी? जावेद भाई को मेरी आवाज नहीं जा रही। नईम भाई आपकी तरफ आता हूं। नईम मीर साहब, आप फरमाइए कि SOPs जो है अगर कमेटियां मस्जिदों में करा सकती हैं तो SOPs की जो बंदिश है उसको कमेटियां मार्केटों में क्यों नहीं करा सकती? अनारकली की कमेटी है, पैनोरामा की है, माल रोड की है, ये सब जगह यूनियंस हैं, ये क्यों कहती हैं कि हम नहीं करा सके, ये हुकूमत करवाए? मसाजिद भी ये अगर कहें तो आप सोचिए क्या क्राइसिस हो। नहीं, आप बजा फरमा रहे हैं, और ये तो जो जिम्मेदारी ताजरों के एंड पर ताजरों ने और ताजर तंजीमों ने लेनी है वो तो लेनी पड़ेगी। ज़ाहिर है एक कौमी आजमाइश है, और इस कौमी आजमाइश पर पूरा उतरने के लिए हर फर्द को
कौम के हर फर्द को अपना किरदार अदा ये तो आपने मेरे कप्तान वाली एक सर बात की ना, जिसका ना सर है ना पाँव है, कोई मतलब नहीं है। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर मस्जिद की कमेटी 5000 लोगों को मास्क और ग्लव पहना सकती है और 3 फुट का 6 फुट का फासला रख सकती है, तो 6000 के बाजार में, मार्केट में क्यों उसकी कमेटी जो है वो ये काम नहीं करवा सकती? देखिए, मस्जिद एक मुकद्दस मुकाम होता है, मार्केट मुकद्दस नहीं है। लोग जो हैं वहाँ से रिस्क के हलाल कमा रहे हैं भाई। मुकाम नहीं है। जरा मेरी बात को अब सुन लेना। जी जी। मार्केट में उधम मचा होता है, मस्जिदों में लोग वैसे ही बड़े मुअद्दब हुए होते हैं, तो लिहाजा ये हमारा मस्जिदों के तकद्दस के हवाले से। तो मीर भाई, वो जो लोग सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कह रहे थे कि हम SOPs हमें बताएं, हम करेंगे, हमें मार्केट खोलने की इजाजत दें, तो वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थे उनमें वो सच्ची बात नहीं कर रहे थे क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अपना SOPs पर अमल दरामद करने की कोशिश पूरी की गई है और उसमें हुकूमत की तरफ से जो है वो ताउन, अदम ताउन के बावजूद हुकूमत इसमें क्या ताउन करे, ये फरमाइएगा जरा। हुकूमत को सबसे पहला ताउन करना चाहिए कि हुकूमत को ना इस हवाले से कानून साजी करनी चाहिए। तो सब असल प्रॉब्लम ये है, मीर साहब, रेप करने पे, चोरी करने पे, डकैती करने पे पहले से कानून साजी है, वो सब कुछ हो रहा है। हुकूमत कानून बना देगी तो उससे क्या होगा? देखिए, आप ये कानून बना देना कि घर से जो बंदा निकलेगा मास्क पहन के निकलेगा। लेकिन सबसे बुनियादी SOP तो ये है कि लोग मास्क पहन के निकले और फिर उसके बाद फिजिकल डिस्टेंस। मीर भाई, आप मेरे साथ रहिएगा, मैं जावेद अकरम साहब से बात कर लूं, फिर आपके पास आता हूं। जावेद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप ये फरमाइए कि अब जो वैक्सीन की इतनी हम गुफ्तगू कर रहे थे कि पाकिस्तान में वो जो है वो ह्यूमन टेस्टिंग आ जाएगी, चाइना ने हमें कहा है कि आप हमारी इस वैक्सीन को अपने यहाँ लेकर इसकी इंफॉर्मेशन और डेटा शेयर किया था, वो बातें सारी ख़त्म हो गई एकदम। अभी हम किस जगह पर खड़े हैं एज फार एज वैक्सीन इज कंसर्न्ड? थैंक यू बिलाल भाई। कोई ख़त्म नहीं हुई वैक्सीन। देखें, अभी कहीं भी किसी भी दुनिया में ह्यूमन ट्रायल्स नहीं शुरू हुए। अभी ह्यूमन ट्रायल्स की रिक्रूटमेंट शुरू हुई है और हमने भी करनी शुरू कर दी है यूनिवर्सिटी ने, जहां मैं बैठा हूं, ह्यूमन ट्रायल्स की जो रिक्रूटमेंट। तो जैसे ही ये ह्यूमन ट्रायल शुरू होंगे, पाकिस्तान इंशाल्लाह उसमें इंक्लूडेड होगा, चाहे वो चाइना की वैक्सीन है या ऑक्सफोर्ड की है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ हमारा वैसे ही एक कोलैबोरेशन है। हमारी एक चेयर वहाँ मौजूद है जिसको हम UHS एकेडमिक चेयर हमने क्रिएट की हुई है, तो इसलिए उसका मसला नहीं होगा। जहाँ तक आप ये मास्क का और ये मेरे भाई जो ताजर बरादरी कह रही थी, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है समझना कि ये ऐसा बड़ा चैलेंज है पूरी पैंडेमिक कि ये कोई भी हुकूमत से एक्सपेक्ट करना कि वो अकेले कर लेगी, ये इट इज़ नॉट जस्ट पॉसिबल। हम ये सब की बीमारी है, हुकूमत की बीमारी नहीं है, और हमें इकट्ठे होके हुकूमत को मजबूत करना चाहिए। देखें, डेफिनेटली मास्क ऐसी चीज़ है कि आज मीटिंग है, प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं समझता हूँ एज ए टेक्निकल पर्सन कि अब हम बहुत दूर चले गए हैं लॉकडाउन से, क्योंकि डॉक्टरों ने सिर्फ बीमारी चलानी है, हुकूमत ने पूरा मुल्क चलाना है। तो जो भी उन्होंने फैसला किया उस हिसाब से ठीक है। उन्होंने ओनरशिप कहा लोग लें और ताजर बरादरी ले, जिन्होंने नहीं ली totally that was a failure on part of the public, not of the government and of I'll say ये जो organizations हैं। तो अब मैं ये समझता हूँ कि अब इस वक्त ये करना चाहिए कि जो मास्क है जो हमने सिर्फ आपकी वजह से उतारा है, इसके बगैर मैं मेरे ऑफिस में किसी को ना आने देना चाहिए, ना मुझे किसी का काम करना चाहिए, ना यूनिवर्सिटी के पास। आज हम एक बहुत बड़ा इम्तिहान ले रहे हैं और वो हमारा भी इम्तिहान है, इसलिए कि ये पहला इम्तिहान है कि पैंडेमिक के अंदर ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं कि इन लोगों का फ्यूचर बच जाए, हमें एक मयारी डॉक्टर मिल जाए, हम डिग्री बगैर इम्तिहान के ना दें। टोटल साहब, वो मयारी डॉक्टर जब 4th ईयर में होगा तो उसको कोरोना होगा और वो 72 घंटे में मर जाएगा, कहाँ से लेंगे मयारी डॉक्टर आप? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। पूरे का पूरा SOP फॉलो हो रहा है इस वक्त। अभी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, आपका कैमरा ले जाता हूँ। हर चीज़ फॉलो हो रही है कि कम अज़ कम 1 मीटर का रखना था, हमने 3 मीटर का रखा है। हर पूरे स्टाफ का कोरोना का टेस्ट कराया गया है और देखिए इनको तमाम सैनिटाइजर्स हर चीज़ मौजूद है। इनसे जो फीडबैक फॉर्म्स लिए गए हैं वो भी हमारे पास मौजूद हैं। तो देखें ये पेंडेमिक तो आपका इस वक्त एज ऑफ नाउ आज आपका क्या ख्याल है कि कितने लोग रोज टेस्ट पाकिस्तान में होने चाहिए? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो एक मेयार है वो 1% पॉपुलेशन का टेस्ट होना चाहिए। तो अभी उसके हम बहुत दूर हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि टेस्टिंग बहुत हमें बढ़ानी चाहिए। इस वक्त हमारी यूनिवर्सिटी में भी हम टेस्टिंग कर रहे हैं
और बाकी भी ज़ाहिर है कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है हम अपने आप को कंपेयर एक डेवलप्ड कंट्री से नहीं कर सकते, हम अपनी रिसोर्सेज में कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ एक और चीज़ बताऊँ, यूके ने अबंडन कर दी ऑलमोस्ट टेस्टिंग। उन्होंने कहा है जिनको अलामात हैं वो अपने आप को क्वारंटाइन करें और 12 दिन बाद उनको नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, वो जाएं। तो ये देखिए, ये एक इतना मतलब वो मुल्क जो इसको हम डेवलप्ड कंट्री कहते हैं उसकी स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ। तो देखें, टेस्टिंग की अब जो अफादियत है वो इतनी नहीं रही। जब ये बीमारी इतनी बढ़ जाती है तो ये पब्लिक को बीच में आना चाहिए। जिसको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बलगम है वो छुट्टी ले, वो अपने घर में आइसोलेटेड रहे, वो इन्फॉर्म्ड कंसेंट दे कि मैंने इम्तिहान नहीं देना, उसको एग्जेम्पशन दी जाए जैसे हमने दी है। डॉक्टर साहब, ये तो जो सिम्टम्स हैं ये भी बड़े वेरिएबल्स हो गए हैं कि बहुत सौ को होते ही नहीं, वो एसिम्टोमेटिक होते हैं, कोई सिम्टम जाहिर नहीं होता, कोई छींक नहीं, कोई खांसी नहीं, लेकिन वो कैरियर हैं और वो एक दूसरे को। और यही बात, मैं खुदा की कसम, मैं मेरे बस में हूं ना, मैं इस मुल्क में किसी को आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ ना पढ़ने दूं, मैं सबको को साइंस पढ़ें। वो क्वारंटाइन में बैठे हुए बंदे कह रहे हैं जी सानू सिम्टम कोई नहीं, सानू खंघ कोई नहीं, सानू। ओ भाई, तुम कैरियर हो, तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही? नहीं मीर साहब, जितने भी जिम्मेदारान थे कराची से लेके और केपी तक, सब लोगों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उन्होंने कहा कि जनाब हमारा जिम्मा है, हमें एसओपीज बताए जाएं और हम करवाएंगे। मैंने ये एसओपीज देखे हैं। मिसाल के तौर पे, कल मैं अपने केमिस्ट के पास डीएचए फेज़ 1 में गया, उसने लिखा हुआ था मास्क के बगैर नहीं आना। मैं मास्क गाड़ी में भूल गया। उसने मुझे दूर से उंगली से कहा कि शाह साहब आपके पास मास्क नहीं है। उसने मुझे नहीं इंटरटेन किया। मैं ग्रोसरी शॉप में गया, उन्होंने नहीं इंटरटेन किया। उन्होंने बाहर दरवाजे लगाए हुए हैं जो आपको सैनिटाइज करते हैं। क्या ये चीज़ें यूनियंस, कौंसल्स, मार्केट की कमेटियां, ये सब लोग अगर वाकई प्राइमरी, मिडिल, मैट्रिक पास हैं तो क्या इनको पैसे जमा करके लोगों की जानें बचाने के लिए कोई अमल खुद नहीं करना चाहिए, बजाय इसके कि कानून साजी का इंतजार करें? हेलो, मुझसे बात कर रहे हैं? जी मीर साहब। हेलो जी मीर साहब, मुझे ये बताइए कि कमेटीज जो हैं, इन सारों को क्या खुद कोई अमल नहीं करना चाहिए कि लोग जो आ रहे हैं, जाहिर है वो उनके लिए कस्टमर्स हैं, ये अपनी इन्वेस्टमेंट करें और लोगों की जानें बचाएं। अगर पब्लिक नहीं भी कोऑपरेट कर रही तो बजाय इसके कि कानून साजी का इंतजार करें। जी, आप बजा फरमा रहे हैं, ये कौमी फरीजा है। और जिस तरह डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने फरमाया है कि कोई एक हुकूमत जो है वो अकेली इस वबा से निपटने की सलाहियत नहीं रखती, इसके लिए हम सब ने मिलके निपटना। इस तरह कोई एक ताजर तंजीम या ताजर बरादरी अकेली जो है वो इससे निपटने की सलाहियत नहीं रखती। ये तो हम सबका कौमी फरीजा है। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारी ताजर तंजीमों को और हमें करना चाहिए वैसे, और हम कर भी रहे हैं अल्लाह के फजल से। लेकिन ये है कि हाँ, वो जो हम कर रहे हैं वो उतना कारगर नहीं हो रहा और वो उतने क्वांटम में नहीं हो रहा। ये बात आपकी दुरुस्त है, आप बजा फरमा रहे हैं। मैं अभी वक्फे पे जाऊंगा और वक्फे के बाद जब आऊंगा तो इंशाल्लाह अतर महबूब हमारे साथ होंगे, डॉक्टर अब्दुल बारी भी हमारे साथ होंगे और गुफ्तगू होगी कि आइंदा आने वाली हिकमत अमली क्या होगी। ये कमाल बात है, मैं माफ़ी के साथ ये कह रहा हूँ, मेरा कप्तान मेरी जान है, कि किसी भी मुल्क में कोई शख्स जो है वो झूठ बोलने को अपनी हिकमत अमली नहीं बना सकता। पाकिस्तान में हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर अतर महबूब ने, जो कि वाइस चांसलर है इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का। डॉक्टर साहब, बहुत वार्म वेलकम आपको। डॉक्टर साहब, मैं जिस ज़माने से ताल्लुक़ रखता हूँ वो ज़माना वो था कि गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एक दरख्त के नीचे कैंटीन हुआ करती थी और वहीं पे बैठ के पढ़ा करते थे। फिर अपनी एक उम्र में ये भी हमने देखा कि 5-5 मरले के घरों में स्कूल जो हैं वो खुलने लग गए। फिर वो भी देखा कि कुछ घरों के अंदर यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो भी बनना शुरू हो गई। फिर हमने ये भी देखा कि यूनिवर्सिटियों और स्कूलों ने आगे फ्रेंचाइजेस जो हैं वो बेचना शुरू कर दी और ये एक बहुत माशाल्लाह ताला तालीम जो है वो आला पैमाने का कारोबार बन गया। और इनको करने वाले जो हैं अक्सरियत के अंदर, सब नहीं अक्सरियत में, उनका ताल्लुक दूर दूर से तालीम के साथ नहीं है, वो बिजनेसमैन हैं और इन्वेस्ट करते हैं। डॉक्टर साहब, अगर एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस को देखा जाए कि बच्चों को इकट्ठा नहीं किया जा सकता, तो आपके ख्याल में
क्या हमारा निज़ाम तालीम जो है वो तैयार है बच्चों को लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन देने के लिए? बिलाल कुतुब साहब, अब ये है कि चूंकि कोरोना एक हकीकत है, एक अटल हकीकत है, और इस तरह के वायरसेस आइंदा भी इसी तरह हैवक कर सकते हैं हमारे सोसाइटी और हमारे जो सिस्टम्स हैं। तो हमें अब हर हालत में तैयारी करनी होगी, और तैयारी हमारी जो है यकसा नहीं है। अर्बन एरियाज में और जो वेल टू डू लोगों के स्कूल्स हैं वो बेहतर तरीके से प्रिपेयर्ड हैं, लेकिन जो बल्क है, जो सरकारी स्कूल हैं, सरकारी इदारे हैं, वहाँ फैसिलिटीज बिल्कुल नहीं है। और इस सिलसिले में हमें तालीम पे और पब्लिक हेल्थ पे अब बजट का जो प्रोपोर्शन है, रेशियो है, वो बढ़ाना पड़ेगा। और इसमें कुछ इकोनॉमीज भी आएंगी, लेकिन ये है कि हमें अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, एज अ पेरेंट, नॉट एज अ वाइस चांसलर, एज अ पेरेंट, आपको लगता है कि बच्चों को कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में जमघट्टों के तौर पे अब चले जाना चाहिए जिस तरह मार्केट्स में जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें यह है कि अगर स्कूल्स खोले जाएं, जैसे गवर्नमेंट किसी भी स्टेज पे अलाउ करती है किसी टाइम पे, तो उसमें बहुत सारे जो स्टेप्स हैं जिनकी ज़रूरत है कि बच्चों की जो मेडिकल कंडीशन है उसको मॉनिटर किया जाए, खासतौर पे टेम्परेचर को, बच्चों की मेडिकल हिस्ट्री मेंटेन की जाए, और जैसे ही आइडेंटिफाई होता है तो फौरी तौर पे आइसोलेशन और ट्रीटमेंट स्टार्ट होना चाहिए। बच्चों की ट्रैवल हिस्ट्री स्कूल्स को मेंटेन करनी पड़ेगी, और उसके बाद साथ साथ ये भी कि अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन से उनका कांटेक्ट हुआ है, ताकि ये इसको कंटेन किया जाए, क्योंकि हम ये नहीं कर सकते कि एक बहुत बड़ी तादाद में वो बच्चे जो अमानतन स्कूलों में और तालीमी इदारों में भेजे जाते हैं कि उनको इतना एक्सपोजर दें कि वो लाजमी तौर पर कोरोना का शिकार हो जाए। तो उस सिलसिले में स्कूलों में मेडिकल सप्लाईज की भी जरूरत होगी, और ये इंश्योर करना होगा कि डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि आप भी ना उन लोगों में से है जिनका इस ज़माने से ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा एक उस्ताद के मुंह से लफ्ज़ सुना है कि माँ बाप जो अमानतन बच्चे भेजते हैं। ये बड़ा ही खूबसूरत लफ्ज़ है, और मैंने आज तक अपनी उम्र में इस लफ्ज़ को किसी और उस्ताद के मुंह से नहीं सुना। पहले तो आपको मैं बहुत ही सलाम करता हूँ। हुज़ूर अक़दस ये फरमाइए कि ये हुकूमत पे जब तक हम रहेंगे ना, तो वो चौकीदार वाली बात है, मेरे रहना जागते रहना, वो हुकूमत ने कुछ नहीं करना सर। सूरत हाल ये है कि डिफेंस के स्कूल तो कर लेंगे, लेकिन इस्लामिया गर्ल्स हाई स्कूल जो है निशात कॉलोनी में, वो नहीं कर सकेगा। ये क्या ये नहीं हो सकता कि वाइस चांसलर सब मिलके हुकूमत को एक पॉलिसी दें कि भाईजान पढ़ाने का तरीका ये हो सकता है, आपके पास जो थिंक टैंक्स हैं अगर वो नहीं कारआमद हो रहे तो हम बताते हैं आपको, मिसाल के तौर पे हम नाइट शिफ्ट कर सकते हैं, 50% डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम डेज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक दिन एक क्लास होगी, दूसरे दिन दूसरे लोगों की क्लास होगी, ताकि जो रश है कॉलेजों, स्कूलों, यूनिवर्सिटियों में वो कम हो जाए। क्या ये मुमकिन है कि वाइस चांसलर्स मिल के अपना एक प्रेशर ग्रुप प्रपोजल के साथ गवर्नमेंट को पेश कर सकें? बिल्कुल, और यही इस वक्त की ज़रूरत है। इसमें ये ज़रूरी है कि जो हमारे पास फिजिकल स्पेस के कंस्ट्रेंट्स हैं, जैसे आपने कहा कि शिफ्ट ऑल्टरनेट की जा सकती हैं, और ये भी किया जा सकता है कि जो कॉन्टैक्ट टाइम है स्टूडेंट का, जो लेट्स से 6 आवर्स डे था पहले, और यूनिवर्सिटीज में इसी तरह 15 to 20 आवर्स अ वीक था, इसको रिड्यूस किया जाए, क्योंकि स्टूडेंट पे थोड़ा सा बर्डन डाला जाए कि वो अपने घर पे भी पढ़ने में टाइम लगाए, और जो टीचर का जो टाइम है उसके साथ कांटेक्ट, और जो ग्रुप में उसका टाइम है विद सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि एक क्लास में जहाँ पहले 40 बच्चे बैठ सकते थे, अब हो सकता है वहाँ 15 या 20 बच्चे बैठ सकें, तो वो टाइम रिड्यूस किया जाए क्लासेस का। तो इसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनको क्लेवरली यूज करके हम कोविड के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, और जो कुछ भी होगा वो इंक्रीमेंटल होगा, उसमें स्टेप बाय स्टेप होगा। सारे लोगों को एक साथ बिल्कुल नहीं शुरू करना चाहिए, इनको ग्रेजुअली इजाजत देनी चाहिए, कुछ क्लासेस को इजाजत दें, ऑब्जर्व करें कि जो SOPs हैं वो फॉलो हो रहे हैं। डॉक्टर अतहर, आप लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन कमीशन की इंस्ट्रक्शंस आने से पहले ऑनलाइन सिस्टम शुरू कर लिया, आपको सलाम है आपको जनाब। क्या अब ये मुमकिन नहीं है कि हम हुकूमत की तरफ देखे बगैर हुकूमत को प्रपोज करें कि जनाब ये है तरीका पढ़ाने का? इज़ इट पॉसिबल कि वाइस चांसलर्स इस ओपिनियन को, आपकी राय को कलेक्टिवली पेश करें तो कोई बात बने?
बिल्कुल बिल्कुल यही तरीका है। और इस सिलसिले में जो हमारी जैसे यूनिवर्सिटी है उसमें फर्स्ट फेज में हमने जो रिसर्च स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लेबोरेटरीज को एक स्टैंडर्ड एसओपी इशू किया है ताकि रिसर्च स्टूडेंट्स को लैब फैसिलिटीज दी जाएं। स्पेशली जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो अपनी लेबोरेटरी के बगैर अपना थीसिस रिसर्च वर्क कंप्लीट नहीं कर सकते। तो इन एसओपीज और जो प्रैक्टिस में आ चुके हैं, जो प्रैक्टिकेबल है, तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो वाइस चांसलर कमेटी की जो रिकमेंडेशंस हैं और एक्सपीरियंसेस हैं उसकी बेसिस पे एसओपीज पूरी नेशन में। डॉक्टर साहब आप मेरे साथ रहिएगा, डॉक्टर जावेद अकरम भी मेरे साथ हैं, आप भी वाइस चांसलर हैं। डॉक्टर साहब आप फरमाइए कि क्या ये पॉसिबल है कि हम लोगों से मुराद है वाइस चांसलर जो हैं वो हुकूमत को एक प्रपोजल दें बनाकर और प्रेजेंटेशन दें कि जनाब आइंदा आने वाले वक्त में ये निज़ाम तालीम जो है इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा 6 महीने के लिए, साल के लिए या 5 साल के लिए, क्योंकि मेरे कप्तान ने कहा है अब आपको कोरोना के साथ रहना पड़ेगा। इसमें जो एक डिसएडवांटेज मुझे नज़र आती है वो उन एजुकेशन की है, मिसाल के तौर पर आर्किटेक्चर है, मिसाल के तौर पर सिविल इंजीनियरिंग है, मिसाल के तौर पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, जिसके लिए आपको स्टूडियो कॉन्टैक्ट आवर चाहिए ही चाहिए, उसके बगैर हो नहीं सकता। इसलिए हॉस्पिटल में पेशेंट के साथ आपको टाइम चाहिए, एनाटमी के लिए आपको टाइम चाहिए। डॉक्टर साहब क्या मुमकिन है ये? डॉक्टर देखें बिलाल भाई, बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन देखें हमें एक अब बैलेंस लाना है कि अपनी बच्चों की ज़िंदगी और अपने स्टाफ की ज़िंदगी को महफूज रखते हुए, बहुत लिमिटेड एक्सपोजर करते हुए, हमने अपने जो सबसे ज़रूरी फैक्टर है, जूतियाँ ख़रीदना, कपड़े ख़रीदना, बाल कटवाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तालीम जारी रखना मेरी तरजीहात में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ख़ासकर हमारे मुल्क में। तो मैं ये कहेगा कौन ये? सर आप तो कह रहे हो ना, मैं तो कह रहा हूँ दैट इज, आपने हिस्से का तो दिया जला रहे हैं ना। और मैं ये समझता हूँ कि ये देखें मेडिकल की तालीम ऐसी है कि ये तालीम हमें पेशेंट के इंटरेक्शन के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकती। अब जो आप कह रहे हैं ये हम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिस दिन ये वबाई सूरत हाल हमें फरवरी में पहला केस रिपोर्ट हुआ, हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी, हमने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जो है उसको सब्सक्राइब किया बहुत हैवीली, और अपने 90 मेडिकल कॉलेजेस में ये उनकी ट्रेनिंग की टीचर्स की और शुरू कर दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जारी और सारी है। अब हमारा ज़्यादा मसला है इस वक्त, जो अर्जेंट मसला है वो एवेल्यूएशंस का है, इम्तहानों का है, क्योंकि ये बच्चों का वरना एक एकेडमिक ईयर पूरे का पूरा वाइप आउट हो रहा है, क्योंकि पिछले वाली क्लास आ रही है और ये वो बच्चे हैं जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 15-15 लाख रुपया दे के पढ़ रहे हैं और इनके वालिदैन अपनी चीज़ें बेच के उनको पढ़ाते हैं। तो हम नहीं चाहेंगे कि 1 साल का अजाफी 15 लाख का उन पर बोझ पड़े। तो इसलिए आपकी यूनिवर्सिटी में कोई आज एग्जाम था, उसके लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की थी? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, हमने ये स्ट्रेटजी की कि स्टूडेंट्स को ये कहा कि जिनको बुखार है, जिनके माँ बाप को बुखार है, जिनके कांटेक्ट में कोई बुखार में आए हैं, जिनके कोई कोरोना टेस्ट पॉजिटिव है, जो खुद क्वारंटाइन में है, वो एग्जाम्पशन कर दें। तो इसमें कोई 5% लोगों ने क्वालिफाई किया एग्जाम्पशन ने, हमने उनका एग्ज़ाम नहीं लिया, हमने उनको बिल्कुल घर में महफूज रखा, उनके बल्कि टेस्ट कराए, अपने तमाम स्टाफ की स्क्रीनिंग कराई 1 दिन पहले, तो पूरे कोरोना के टेस्ट कराए, अपने डिसैनिटाइज पूरा प्रीमिसेस कराए, अपने तमाम ग्लव्स, मास्क और इसके बगैर सैनिटाइजर के बगैर कि कोई एडमिट ही नहीं किया हमने। 100% कंप्लायंस मैंने खुद ज़ाती तौर पे यहाँ आज सुबह की, उसके बाद थर्मल गन्स दी, हर चीज़ जो देखें जो ह्यूमनली पॉसिबल है वो की। और उसमें जितने बच्चों ने नहीं देना चाहते थे या खौफ में भी नहीं देना चाहते, उनको एग्जेम्प्ट कर दिया हमने, ताकि वो फिर अब वो कोई 5 to 10% बच्चे हैं, वो बाद में देख लेंगे कि जब हालात बेहतर होंगे। बहुत सारे बच्चे अब्रॉड थे, उनको भी एग्जाम्प्ट कर दिया। बहुत सारे बच्चों की ट्रैवलिंग का प्रॉब्लम था, क्योंकि हम AJK का भी एग्जाम लेते हैं, इंडियन हेल्थ कश्मीर में थे, उनको भी। जब आप कहते हैं डिसइंफेक्ट किया, तो घरों के अंदर भी लोग स्प्रे वगैरह कर रहे होते हैं या वो पीछे मशीन डाल के वो स्प्रे कर रहे होते हैं, तो ये डिसइंफेक्ट जो है ये करने का एक घरेलू आदमी के लिए या औरत के लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? देखें ये 2 तरीके हैं। एक तो स्प्रे है कि आम स्प्रे की गन ले लें, छोटे घरों में तो डोमेस्टिक है वो तो पंप, हैंड पंप ले लें, और इसमें अल्कोहल बेस्ड हमारा फार्मूला है जो अभी मैं इसके बाद आपसे शेयर करूंगा कि वो हमने खुद बनाया हुआ है और बहुत सस्ता फार्मूला है।
और दूसरा फार्मूला जो है वो सोप बेस्ड है, और दोनों मुबस्सर हैं, और दोनों की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा एक एवरेज घर एक कनाल में उनको ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपए रोज़ की आएगी। और अगर वो 2 दफ़ा कर दें, क्योंकि प्रॉब्लम ये आपके स्टूडियो में भी होनी चाहिए, जो मेज़ आपके सामने पड़ी है उस पे भी ये आप बता सकते हैं अभी तो आप बता दीजिए। देखें, वो उसमें ये है कि 75% अल्कोहल, आम मिथाइल अल्कोहल, उसमें बाकी वो पानी डाल लें तो दैट विल बी मोर देन इनफ उसको पंप में, या कोई भी कितनी रेशो होनी चाहिए? 25%, 75% अल्कोहल और वो लेकिन इसमें सिर्फ एहतियात ये है कि कोई सिगरेट ना जलाए, कोई इस तरह की कोई इन्फ्लेमेबल चीज़ है। इसलिए जो घरों के लिए बेहतर है वो कोई भी लिक्विड सोप को डाइल्यूट कर लें, लिक्विड सोप को, या ये मिल रहे हैं एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, नाम अब ले ही देता हूँ, डिटॉल वगैरह इस किस्म के, उनको डाइल्यूट कर लें। 25% वो सोल्यूशन हो, 25% पानी डालें, और उनको ट्वाइस ए डे अपनी जितनी सरफेस एरिया है, खाने की टेबल है, मेज़ है, अपने हैंडल्स खासकर जहाँ से एंटर होते हैं, जहाँ से जाते हैं, और ख़ासकर अगर आपके घर में सर्वेंट्स हैं, अगर आपको अल्लाह ने ये लग्जरी दी है तो उनको, अगर वो बूढ़े हैं तो उनको छुट्टी पे भेज दें, कम सर्वेंट से गुजारा कर लें, क्योंकि ये तो आजमाइश है, अल्लाह की तरफ से आई है, अल्लाह की तरफ से चली भी जाएगी। बहुत अच्छी बात डॉक्टर जावेद अकरम, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी आला बात की और आपने ये जो एक तसल्ली दी कि अगर वैक्सीन दुनिया में कहीं भी बनेगी तो पाकिस्तान भी उस रेस में लगा हुआ है। ये बातें मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा प्रमोट होनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान को ख़ास तौर पे जो लोग इतना ज़्यादा अच्छा नहीं समझते एकेडमिकली, उनके पास भी ये बात पहुँचे। डॉक्टर अतहर महबूब, अभी आपको क्या लगता है कि अगर यूनिवर्सिटीज़ को के टीचर्स जो हैं, ख़ास तौर पे जो उस्तादज़ा हैं, मैं आपकी यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल, क्या इनके लिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम इस वक्त प्लानिंग में है कि ये बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा सकें? मिसाल के तौर पे मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकता और ना मुझे कभी किसी ने कहा है कि आप ट्रेन हो और आप पढ़ाएं, क्या टीचर्स को कैसे ट्रेन करेंगे? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, टीचर्स चूंकि वो टीचिंग और लर्निंग प्रोफेशन में हैं, तो बजाते खुद टीचर्स जो होते हैं वो क्विक लर्नर्स होते हैं। तो अब ये है कि ज़माना ऐसा आ गया कि जो सॉफ्टवेयर भी है, जो इससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर हैं, टूल्स, मुख्तलिफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है या दीगर एडिटिंग टूल्स हैं, वो काफ़ी सिंप्लीफाइड और ईजी टू यूज़ हो गई हैं। तो जो ट्रेनिंग मटेरियल्स है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ अपनी नीड्स के मुताबिक भी प्रिपेयर कर रही हैं, और फिर इंटरनेट से काफी स्टैंडर्डाइज्ड मटेरियल मिलता है, लेकिन डेफिनेटली डॉक्टर साहब, अगली दफा इंशाल्लाह ताला आपसे जब मैं बात करूंगा ना, तो मैंने आपके साथ सिर्फ एक ही बात करनी है कि आप तालीम के मामले में तो छक्का लगा सकते हैं, लेकिन तरबियत के मामले में ऑनलाइन कैसे आप छक्का लगाएंगे, ये अगली दफा आपसे बात करूंगा। हम इस सारे निज़ाम को शायद बना सकते हैं, लेकिन तरबियत का हसूल कैसे होगा? मैं ताहिर भाई आपकी तरफ आ रहा हूँ। ताहिर भाई, पहले तो मुझे ये बात बताइए कि मीर साहब हमारे साथ थे, नहीं मीर साहब, इन तमाम लोगों ने बड़ी ही कॉन्फिडेंस के साथ ये अहद व वफा के जो पैमाने हैं वो लबरेज कर दिए थे कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। हमने इन पे इत्माद कर लिया, अब वो सारे के सारे वादे टूटे नहीं, सिर्फ मौतों की रेशें 20 दिन में मौतें डबल हो गई। आपको नहीं लगता कि किसी पे इस मुल्क में कोई फतवा लगना चाहिए झूठ ना बोलने का, गलत कस्में ना खाने का, लोगों के मरने का जो नुकसान है उसका? ना जहाज़ के क्रैश पे कोई किसी को पूछ सकता है, ना अनारकली बाजार पे कोई पूछ सकता। अब मेरा बस तो मस्जिद तक चलता था जहाँ पे मैंने आपको क्रिटिसाइज़ किया, अगला मेरा बस बताएं अब क्या करें, लोगों को कैसे तालीम दें? बिलाल भाई, बात यह है कि फतवा जो है उसको किसी ने अमल भी तो करवाना है ना। तो जिन्होंने अमल करवाना है वो तो कहते रहे कि जनाब कोई मसला ही नहीं है, हमारी तो पोजीशन बड़ी अच्छी है। रोज़ आके हमारी हुकूमत के वज़रा कहते थे हमारा ख्याल था इतने केस हो जाएंगे, अब जनाब इतने नहीं हुए। आपने पहले दिन से संजीदा अंदाज में इस चीज़ को लिया ही नहीं है। जब आपने बात यह है कि अगर पहले दिन ही हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारे वज़रा कहते हैं कि ये जनाब एक ख़तरा है, हकीकी ख़तरा है और ये बढ़ेगा और इससे अमवात होंगी, और क्या आप ये समझते हैं ये बरीउज़्ज़िम्मा हो जाएंगे ये जो अमवात हो रही हैं इससे? जो जो इसमें शरीक है वो याद रखे
कि जो कुरान में कहा गया कि मन कतल नफ्सम बिगैरी नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ फ़कअन्नमा कतलन नास जमिया व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहयन्नास जमिया। आप पानी का एक कतरा पिला के कहते हैं जी किसी एक इंसान को बचाना पूरी इंसानियत को बचाना है। तो जब आप इस तरह के मामलात में लोग मरेंगे तो आपसे पूछ नहीं होगी। बात यह है कि अब भी वक्त है, खुदा के लिए अब भी वक्त है कि संजीदगी इख्तियार करें। ये ताजर बेचारे, ये इनके देखें ना, घरों में बेरोजगार बैठे हैं, इन्होंने जो भी कहा, अब मीर साहब जो हैं इनकी 1-2-4 मार्केटें होंगी या शॉपिंग मॉल होंगे या कोई दुकान होगी, बाकी जो हज़ारों ताजर हैं वो इनकी बात कहाँ सुनते हैं या मानते हैं? बिल्कुल नहीं मानते हैं। मैं आपको इसी तरह बाकी ये अंजुमन ताजरान हो या ताहिर भाई, खुदा का वास्ता है, तंजीमें हो, इतने ज्यादा शरीफ और नफ्स लोग जो कि दरूद पाक से पहले कोई बात शुरू नहीं करते, जो कि टोपी और दाढ़ी रखने वाले लोग हैं, अगर वो आके मुझे कहेंगे कोई, तो मैं तो उनकी बात पे यकीन करूंगा ना। अगर वो झूठ, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने, आपसे मुराद है उलमा इकराम ने या मौलवियों ने ये कहा कि जनाब आप हमें SOP दें, हम करेंगे। ये स्ट्रेटजी है, अगर आप नहीं करेंगे तो आपके ऊपर उंगली उठेगी। अब इन लोगों ने भी हमें कहा कि हम ये करेंगे, अब उन्होंने नहीं कहा, नहीं किया, अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? 4 दिन जब लॉकडाउन 9 को खुला है, 4 दिन में 35 बिलियन रुपए की शॉपिंग कर दी मेरी माओ बहनों ने। बिलाल भाई, पहले मैं आपको छोटी सी लाहौर की मिसाल देता हूँ। लाहौर की एक बहुत बड़ी यहाँ जो है ना वो मिठाई की, जहाँ लोगों ने ईद और ईद से अगले दिन और ईद से एक दिन पहले बहुत बड़ी एक दुकान के से गुजर हुआ, ना वहाँ कोई सैनिटाइज़र वाला खड़ा था, ना वहाँ कोई और चीज़ थी। और जब मैंने जाके उनसे कहा कि अल्लाह के बंदे ये सैकड़ों लोग आ जा रहे हैं, कुछ थोड़ा सा तो एहतियात कर लो, तो वो आगे से नाराज हो गए। उन्होंने कहा जी आप कौन होते हैं हमें कहने वाले। और मैंने लाहौर के DC को उसी वक्त इतला की कि जाओ और तस्वीरें भेजी, कुछ एक्शन नहीं हुआ। तो जब आपकी इंतजामिया, मैं जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, सईद अख्तर साहब, जावेद अकरम साहब, नईम मीर साहब, महबूब साहब, मैं तमाम दोस्तों का, तमाम उस्तादों का इंतहाई ममनून हूँ। जिस तरह डिप्टी कमिश्नर ने ताहिर अशरफी की नहीं सुनी, भाई हमारी भी कोई नहीं सुनता। लेकिन यकीन कीजिए, मैं जहाँ जाता हूँ लोग ये कहते हैं कि आवाज़ उठाइए, लोग मौत को दावत क्यों देना चाह रहे हैं। मुझे लगता है फ़र्क सिर्फ ये है, करने में और नीयत में, कहने में और नीयत में। झूठ बोलना आपकी स्ट्रेटजी नहीं हो सकता। खुदा के वास्ते समझिए इस बात को।